हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू बायोलॉजी बाय फैसल। बेटा, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग को इस वीडियो में जो कमी लगे वो बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, स्लाइड से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या नया तरीका आपको चाहिए समझने के लिए। ठीक है। ताकि मेरा जो मोटिव है, मेरा मोटिव यही है कि आपको अच्छे से ईजी वे में बायोलॉजी समझ में आए, प्लस बोर्ड एग्जाम में आपके बायोलॉजी में नंबर अच्छे आए। ठीक है। तो वो तभी हो सकता है जब आपको ये वीडियो समझ में आएगा, जो आप देख रहे हैं ये आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर नए हैं वो पुराने वीडियो को देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम लोग बने रहें एक साथ। ठीक है। तो कल हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये मेरे बारे में कुछ ब्रीफिंग है, देख लीजिए। तो देखिए कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर हम लोग ध्यान से याद करें, जिसने भी कल का वीडियो देखा है, तो हमने क्या किया, हमने ये बड़ा सा फूड लिया। ठीक है। क्या किया, फूड लिया। ठीक। इस फूड में क्या हुआ, फूड का हो गया डाइजेशन। ठीक है। डाइजेशन होकर क्या हुआ, ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स बन गए, ये अनडाइजेस्टेड फूड है। और इस प्रोसेस में क्या हुआ, इस प्रोसेस में हमें क्या मिला, हमें मिला न्यूट्रिएंट। ठीक। हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया न्यूट्रिएंट। और हमने बताया था कल कि इन्हीं न्यूट्रिएंट का यूज़ करके हम लोग एनर्जी बनाते हैं, बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। ठीक है। तो न्यूट्रिएंट में हमें अभी सिर्फ यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट समझना है जो हमें एनर्जी बनाने के लिए चाहिए, अब वो है कार्बोहाइड्रेट। कल जब डाइजेशन हो रहा तो कार्बोहाइड्रेट बन रहा था। ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है एनर्जी बनाने के लिए। ठीक। सबसे पहले बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाई जाएगी। अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में नहीं है तो उस कंडीशन में फैट, आपने देखा होगा कल फैट भी एब्जॉर्ब हो रहा था, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर अवेलेबल नहीं है तो फैट का ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी बनेगी। अगर बॉडी में फैट भी अवेलेबल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में प्रोटीन का ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी बनेगी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। यहाँ पे जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेंगे वो लेंगे ग्लूकोज। ठीक है। होता क्या है, हमारी बॉडी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाती है और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है वो ग्लूकोज स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में और लीवर में जा करके इकट्ठा हो जाता है। फिर जब बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है तो लीवर से ग्लाइकोजन को लिया जाता है और उसको फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी बनाई जाती है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन की अगर बात करें सिंपली तो ये आपका प्रोसेस होता है। ठीक है। बाय विच लिविंग बीइंग यूटिलाइजेस द फूड टू गेट एनर्जी। एनर्जी बनाने के लिए जो प्रोसेस है वही रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता क्या है, बेसिकली होता है ऑक्सीडेशन। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और उसके ऐड होने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर बनता है, प्लस एनर्जी बनती है। ठीक है। अब ये जो एनर्जी है ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, एटीपी इसके फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर रहती है और यूज़ होती है। ठीक। यानी कि एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी में और एटीपी हर जगह जगह पे यूज़ होती रहेगी। ठीक है। अब देखिए ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है ये होती है सेल के अंदर। ठीक है। अब सेल क्या होती है, सेल आपको पता होगा कि ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो ढेर सारी सेल का बना है। तो सारी सेल के अंदर क्या होता है, सारी सेल के अंदर एनर्जी बनाने का प्रोसेस होता है।
इसको कुछ ऐसे समझते हैं, ये एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर एक छोटा सा किचन होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं उसको? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ठीक, अब बाकी क्या होता है, यहाँ पर पूरा लिक्विड भरा होता है, पानी जैसा होता है सब्सटेंस, उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो टर्म याद रखिए, आगे पूरा यही समझना है हम लोग को, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब सेल के बने होते हैं। अब हमारी बॉडी में करोड़ों अरबों सेल हैं, तो हर एक सेल के अंदर एनर्जी बनती है, ठीक है। हर एक सेल के अंदर एनर्जी बनती है। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल का बना है तो उसमें से एक ही सेल है, उस सेल में एनर्जी बनेगी, ठीक। तो होता क्या है बेसिकली, माइटोकॉन्ड्रिया जो है यही है आपका साइट ऑफ रेस्पिरेशन, और एनर्जी जो स्टोर होती है ये इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कभी कभी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। और ये एटीपी कहाँ पर इकट्ठा रहती है, जमा रहती है? ये इकट्ठा रहती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जिसको एनर्जी की ज़रूरत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी ले लेता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस में क्या होता है, पावर हाउस में सारी लाइट एनर्जी इकट्ठा रहती है, फिर उसी पावर हाउस से सारे घर में लाइट एनर्जी सप्लाई कर दी जाती है। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर एटीपी इकट्ठा है और जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी ले लेता है। ये देखिए जनरल रिएक्शन है, ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन जुड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना और एनर्जी बना। यही वजह है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम एनर्जी बना नहीं पाएंगे और बिना एनर्जी के हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, हमने ये बताया कि ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी बनेगी। ब्रेक डाउन का मतलब होता है तोड़ना। ग्लूकोज 6 कार्बन का है, जब ग्लूकोज टूटेगा तो वो 2 कार्बन 3 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है कि इसमें सबसे पहले होता क्या है, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये ग्लूकोज है हमारा, ठीक है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पाइरूवेट में, पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। पाइरूवेट एक कंपाउंड है जो कि 3 कार्बन का है, ठीक। तो ग्लूकोज का कन्वर्जन जो हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या, अभी हम बताए थे, ये हमारी सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब बाकी पूरा जो लिक्विड फॉर्म है वो लिक्विड क्या कहलाता है, वो लिक्विड कहलाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पाइरूवेट में। उसके बाद ये जो पाइरूवेट बना है, ये पाइरूवेट जाएगा कि यहाँ पे, मान लीजिए ये पाइरूवेट है, ये पाइरूवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और यहाँ पर पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि CO2 में, वाटर में और एनर्जी में, ठीक है। ये प्रोसेस हो रही है। पाइरूवेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। तो यानी कि जो आपका ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप क्या होता है, फिर 6 कार्बन कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन में पाइरूवेट में, या पाइरूविक एसिड बनती है पाइरूवेट से। अब देखिए यही पाइरूविक एसिड का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है, स्टेप आपको याद रखने हैं, पहला है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, दूसरा है फेट ऑफ पाइरूविक एसिड। पाइरूविक एसिड क्या होगी, पाइरूविक एसिड जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, वहाँ पर एनर्जी बनेगी, ठीक है। ये होता है। अब देखिए ध्यान से अगर आप इक्वेशन देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या है, ग्लूकोज है जो हमें फूड से मिल गया, ऑक्सीजन भी चाहिए होती, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगी। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है ये देखते हैं। ये ऑक्सीजन हमें मिलती है गैसियस एक्सचेंज से।
हमारे पास जो लंग्स होते हैं, जिनको हिंदी में फेफड़ा कहते हैं, ये लंग्स क्या करते हैं, ये लंग्स हवा अंदर लेते हैं और अंदर से हवा बाहर निकालते हैं। तो जब ये हवा अंदर लेते हैं तो हवा में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे बॉडी में आ जाती है, और हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चली जाती है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है गैसियस एक्सचेंज, दूसरा होता है ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू द सेल, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया रेस्पिरेशन होता क्या है, एनर्जी किस कंपाउंड से बनेगी, कैसे बनेगी, ये पढ़ लिया हमने। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेस्पिरेशन कितने तरीके का होता है। रेस्पिरेशन होता है 2 तरीके का। कितने तरीके का? 2 तरीके का। एक कहलाता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा कहलाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब क्या होता है? एरोबिक का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन रहेगी और उस टाइम पर जब ये एनर्जी बनाई जाएगी, तब वो रेस्पिरेशन कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी उस टाइम पर जो एनर्जी बनाई जाती है वो कहलाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ये दोनों ही तरीके की रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है आपको, एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एनर्जी बनती है और वाटर बनता है। अब एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर जो एनर्जी बनती है वो बनती है टोटल 36 ATP। कितनी? 36 ATP। और यहाँ पर बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, तो यहाँ पर जो एनर्जी बनती है वो बनती है 2 ATP, यानी कि बहुत कम एनर्जी बनती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर हमारे बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। अब देखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इथाइल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और 2 ATP एनर्जी बनती है, ठीक है। यहाँ पर वाटर नहीं बनता और यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक। तो ये देखिए 2 डिफरेंस आपको मिल गया। पहला डिफरेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस, दूसरा डिफरेंस क्या, प्रोडक्ट कौन से बन रहे हैं और एनर्जी कितनी बन रही है, ठीक है। अब देखिए ये जो इथाइल अल्कोहल है, ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ये हमें मोस्टली देखने को मिलता है ईस्ट वगैरह में। जब ईस्ट से अल्कोहल बनाया जाता है तो वहाँ पर ईस्ट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन करा के अल्कोहल बनाते हैं और ये प्रोसेस कराती है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अल्कोहल बाय यूजिंग ईस्ट इन एनएरोबिक कंडीशन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 कंडीशन पढ़ ली। पहली कंडीशन क्या पढ़ ली? अगर इस इक्वेशन डायग्राम से देखें, पहली ये पढ़ ली कि ऑक्सीजन है तो ये बन गया, ठीक है। दूसरी ये पढ़ ली कि ऑक्सीजन नहीं है तो ये बन गया इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी। और ये हमें किस में देखने को मिलता है? ईस्ट सेल में, ठीक है। अब एक और कंडीशन आती है। एक कंडीशन ये आती है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन तो है लेकिन ज़रूरत के हिसाब से कम है, ज़रूरत से कम ऑक्सीजन है। अगर हमें 1 लीटर ऑक्सीजन चाहिए तो हमारे बॉडी में सिर्फ 100 ग्राम ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है। तो जब ज़रूरत से कम रहेगी उसको हम लोग कहते हैं लैग। लैग का मतलब कमी, ठीक है। ऑक्सीजन तो रहेगी लेकिन कम रहेगी। तो जब कम ऑक्सीजन यहाँ पर रहेगी उस कंडीशन में ये जो पाइरूवेट है, ये पाइरूवेट बनाएगा लैक्टिक एसिड बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। और ये हमें देखने को मिलता है हमारी मसल्स सेल में, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देके हम आपको समझाते हैं। आप लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, जैसे पहली बार जिम गए, उस दिन खूब एक्सरसाइज कर ली या बहुत तेज़ दौड़ लगा ली, तो हमें क्या होता है, हमें हमारे जो पैर होता है, पैर में हमें थकान, वो पेन वगैरह होने लगता है, ठीक है। मतलब कि दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग बहुत तेज़ दौड़ेंगे तो हमारे बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। सॉरी, हमारे बॉडी में नहीं, हमारी मसल सेल्स में। जो मसल सेल्स हैं इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन इनको कम मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, इनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा।
और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगी। लैक्टिक एसिड क्या होगी, लैक्टिक एसिड मसल सेल्स में जम जाएगी और जमने के बाद वो पेन, दर्द होती है, ठीक है। और कुछ देखा होगा, कुछ दिन आराम कर लीजिए तो ये पेन ठीक हो जाता है, ठीक। तो 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, जब ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बना, जब ऑक्सीजन नहीं है तो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बना, और जब ऑक्सीजन कम है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगी। ये 3 कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारी जो मसल्स, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में पेन क्यों होता है, तो वहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक लिखना होगा। बस इतना लिख देना है, सारा कुछ लिखा हुआ इसमें कि जब हम लोग तेज़ दौड़ेंगे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगी, और वो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाएगी, जम जाएगी, जिसकी वजह से पेन होता है। अक्सर ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखिएगा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, व्हाट आर द वेरियस पाथवेज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो वहाँ पर ये तीनों पाथवे आपको डिस्क्राइब करने हैं, तीनों पाथवे आपको बताने हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया एनर्जी किससे बनेगी, कैसे बनती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या है, एब्सेंस में क्या है, सारी चीज़ें पढ़ ली। अभी हमने बताया था कि गैसियस एक्सचेंज के बिना रेस्पिरेशन नहीं होगा, और गैसियस एक्सचेंज के लिए हमारे बॉडी में ऑर्गन होते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म से, सबके पास गैसियस एक्सचेंज करने के लिए ऑर्गन्स होते हैं। जैसे मछलियों की बात करें अगर हम, तो मछलियाँ क्या करती हैं, पानी में जो ऑक्सीजन घुला रहता है, ठीक है, जो पानी में ऑक्सीजन घुला रहता है उस पानी से ही वो ऑक्सीजन लेती हैं। तो आप कहेंगे पानी से कैसे लेगी, मछलियों को आपने देखा होगा वो हमेशा पानी पीती रहती है। तो क्या होगा, जब वो पानी पीती रहती है, पानी उनके अंदर गया, ठीक है, और उनके अंदर से फिर वो गिल्स, उनके पास, उनके माउथ में साइड में गिल्स होती हैं, ठीक है, तो गिल्स के थ्रू वो पानी बाहर निकलता है। तो जैसे ही पानी गिल्स में जाएगा, गिल्स में ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और उसी जगह पर गैस का एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड पानी में आ जाएगी, पानी से ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, गिल्स में चली जाएगी, और गिल्स से ब्लड में, ब्लड से पूरे बॉडी में, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूवमेंट होता है ये डिफ्यूज़न प्रोसेस से होता है। ये क्या है, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक। तो मछलियों के पास गिल्स होती है, गिल्स के ज़रिए वो रेस्पिरेशन करती हैं। तो मछली का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, वो है गिल्स है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप लोगों ने देखा होगा पानी जो होता है, पानी में ऑक्सीजन कम होती है, कम ऑक्सीजन पानी में घुलती है। तो इसीलिए मछलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती हैं, बहुत तेज़ी से पानी पीती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकें। तो इसीलिए ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात करें, जैसे कि हम लोग जो ज़मीन पे रहते हैं, तो हम लोगों के पास क्या होता है, हम लोगों के पास लंग्स होता है, लंग्स से हम लोग गैस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हवा में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है नहीं, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन है, तो हम लोग का जो ब्रीदिंग रेट होता है वो एक्वेटिक एनिमल के हिसाब से कम होता है, ठीक। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाई ब्रीदिंग रेट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल इज़ लोअर देन एक्वेटिक एनिमल। तो रीज़न यही है, बिकॉज देयर इज़ मोर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। चलिए आगे कुछ और पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ऑर्गन्स बता दिए, अब हम लोग को जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो पढ़ना है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस का जो सेकंड पोर्शन पढ़ना है वो पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एनर्जी कैसे बन गई पता चल गया, उसमें जो एक स्टेप है गैसेस एक्सचेंज, उसके लिए क्या ऑर्गन है वो भी पता चल गया, लंग्स हैं। अब यहाँ पर कैसे फंक्शन होता है, क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है, हमारे माउथ के ऊपर 2 नोज़ होती है जिसको कहते हैं नेज़ल कैविटी। इस नोज़ के ज़रिए एयर जाती है अंदर, ठीक।
और अंदर जाकर के क्या होगा, अंदर थ्रोट में फेरिंग्स एक रीजन होता है जहाँ पर दोनों ही नोज जाकर के आपस में मिल जाती हैं और एक सिंगल पाथवे बनाती हैं। ठीक है, तो होगा क्या, एयर यहाँ आई अंदर और अंदर से ये आ जाएगी ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या होती है, ट्रैकिया को कहते हैं विंड पाइप। क्या कहते हैं, विंड पाइप। ऑसोफेगस हम लोगों ने कल पढ़ा था, ऑसोफेगस को कहते हैं फूड पाइप, इसको कहते हैं विंड पाइप। ठीक है, तो ट्रैकिया कार्टिलेज टिश्यू का बना होता है, सॉफ्ट होता है, हमारे यहाँ पर होता है ठीक नेक के नीचे। ठीक है, ये सॉफ्ट होता है और इसमें से हवा अंदर जाती है। जैसे जैसे हवा आगे बढ़ेगी ये ट्रैकिया आगे चल के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट हो जाता है, दूसरा राइट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डिवीज़न है, इस डिवीज़न को हम लोग कहते हैं ब्रोंकस। क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। यही ब्रोंकस क्या होता है, दोनों लंग्स में जा कर के अटैच हो जाता है। अब ब्रोंकस क्या होता है, ब्रोंकस आगे चल के फिर छोटी छोटी ब्रांचेस में, छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाता है और वो ब्रांचेस कहलाती हैं ब्रोंकियोल। अब ब्रोंकियोल फाइनली क्या होता है, सबसे छोटे एयर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे पाउच में। ठीक है, ऐसे ये पाउच, इस पाउच में हवा भरी रहती है, तो ये कहलाता है आपका एल्वियोलस। ठीक, अब क्योंकि ये जो ऑर्गन है, हमारा जो लंग ऑर्गन है, ये सॉफ्ट होता है, बहुत मजबूत तो होता नहीं है, तो चोट लगने से ये डैमेज हो सकता है। इसीलिए अपने आप को बचाए रखने के लिए क्या होता है, ये रिब केज के अंदर होता है। हमारा जो चेस्ट होता है, चेस्ट में जो हड्डी होती है, उस हड्डी को रिब केज कहते हैं। और उस रिब केज के अंदर क्या होता है, लंग्स होते हैं, एक राइट में होता है, दूसरा लेफ्ट में होता है, और लंग्स के बीच में यहाँ पर हार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हार्ट होता है। और हमारे लंग्स को हमारे स्टमक से सेपरेट करने के लिए बीच में एक मस्कुलर दीवार होती है, इस दीवार को हम लोग डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम क्या करती है, चेस्ट को एब्डोमेन से अलग करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख रखी हैं इसमें नोट्स में। नॉस्ट्रिल्स क्या है, फेरिंग्स क्या है, लैरिंग्स क्या है, ट्रैकिया क्या है। अच्छा, नॉस्ट्रिल्स में क्या होता है, अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। वो हेयर्स क्या करते हैं, हमारे एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको वहीं पर रोक लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नॉस्ट्रिल्स क्या करती हैं, नॉस्ट्रिल्स म्यूकस सिक्रीट करती हैं। म्यूकस का भी काम यही है, एक तो एयर को सॉफ्ट वो वेट बनाना, और दूसरा क्या, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको रोक लेना। ठीक है, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो म्यूकस पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाते हैं। ठीक, ये बात है। ठीक है, तो सारी चीज़ें वन बाय वन लिखी हुई हैं। ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकियोल्स क्या है, एल्वियोलाई क्या है। कल हम लोग शुरू करेंगे आगे का टॉपिक, वो है ब्रीदिंग, कि हम लोग जो ब्रीदिंग सांस लेते हैं वो ब्रीदिंग प्रोसेस क्या होती है, इनहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और ज़्यादा मेहनत करता हूँ आपके इस लाइक के लिए ही। तो और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, ताकि आपके दोस्तों को पता चले कि जो जिन दोस्तों की बायोलॉजी वीक है उनको समझ में आ जाएगी, उनको नोट्स मिल सकती है, आपको भी नोट्स मिल रही है। ठीक है, और मैं जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ वो सारी चीज़ें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ, कि बोर्ड में ये क्वेश्चन आए तो आपको ये ना लगे कि ये नया क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। मेरा पहला जो मोटिव है वो ये है, आपको बोर्ड में अच्छे नंबर दिलाना, और दूसरा मोटिव क्या है, ईजी वे में मैं आपको बायोलॉजी समझाना, ताकि आप लोग ऐसा बायोलॉजी समझो, हमेशा बायोलॉजी याद रहे और किसी को भी समझा सको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। थैंक यू। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, जैसे ही नया वीडियो डलेगा नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग वीडियो देखते हैं मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे मुझे और अच्छा लगेगा। और अपने दोस्तों से शेयर करिए। देखिए, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इन सब में पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो पैसा नहीं लगा तो क्यों परेशान होते हैं, इसको शेयर करिए बिंदास। ठीक, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।